वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हमारा एंशिएंट इंडिया का लास्ट एंड फिफ्थ एंड लास्ट लेक्चर है, जो आज हम 14 जून 2020 को डिलीवर करेंगे। तो आज के हम टॉपिक में पढ़ेंगे, मैं आपको बता देता हूँ कि हम गुप्ता पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, और जो सेकंड रहेगा हमारा पोस्ट गुप्ता और वर्धना डायनेस्टी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर मैं गुप्ता पीरियड की बात करता हूँ तो गुप्ता पीरियड स्टार्टिंग कैसे हुई, मैं आपको इसका कुछ बैकग्राउंड शेयर करता हूँ। जैसे हमने पढ़ा था कि अशोक की डेथ के बाद मौर्य एम्पायर डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था। तो उनके कुछ सक्सेसर्स थे, जैसे हमने पढ़ा था कि नेटिव सक्सेसर्स थे, फॉरेनर सक्सेसर्स थे। तो उनमें जो मेनली जो पावरफुल थे वो कुशानास एंड सतवाहनास थे। कुशान थे वो नॉर्थ इंडिया में उनका एम्पायर था, राज करते थे, और जो सतवाहनास थे वो साउथ इंडिया में। तो जैसे जैसे ये कुशान डिक्लाइन होने लगे तो उसके बाद गुप्ता एम्पायर बिल्ड होने लगा। और जो गुप्ता एम्पायर का मोस्टली जो एरिया था हम कवर करते हैं, तो गुप्ता उसके बाद गुप्ता स्टार्ट हुआ। तो हम गुप्ता पीरियड के बारे में पढ़ते हैं। गुप्ता एम्पायर, अगर मैं इसका टाइम पीरियड की बात करूं तो ये 319 एडी से 540 एडी तक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो गुप्ता एम्पायर में हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ओरिजिन एंड राइज ऑफ गुप्ता। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि मौर्य एम्पायर्स के सक्सेसर्स के बाद गुप्ता एम्पायर धीरे धीरे डेवलप होने लगा। तो गुप्ताज मेनली थे कौन? गुप्ताज थे, जो उनका ओरिजिन की बात करूं तो गुप्ताज एक फ्यूडेटरीज थे, इनके कुशानास के फ्यूडेटरीज थे, यानी कि वो लैंड वगैरह उनकी संभाला करते थे, जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं वो थे। और उसके बाद जैसे ही उनकी कुशानास की पावर डिक्लाइन होने लगी, और उस टाइम पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इवेंट्स बताता हूँ कि जैसे ही पावर डिक्लाइन होने लगी तभी इन्होंने मौके का फ़ायदा उठा के गुप्ताज उस चीज़ पे ओवरकम कर गए और गुप्ता ने का एम्पायर बिल्ड कर लिया। तो और उसके बाद जिनका एम्पायर बढ़ता गया, राइज होता गया, और जो इनका जो मेन सेंटर था, इन्होंने यूपी को, उत्तर प्रदेश को मेन सेंटर बनाया था अपना। ठीक है, फिर इनकी जो पावर थी, इन्होंने मेनली बेसिकली एक किंगडम से एम्पायर में कन्वर्ट कर दिया था। अगर मैं बात करूं तो जो इनका मोस्टली एडवांटेज था इनको, जो इनको मटेरियलिस्टिक कुछ एडवांटेज थे, जिनकी वजह से गुप्ताज ने बहुत सारा टेरिटरी पे अपना कब्जा कर लिया था। वो एडवांटेज क्या थे इनको? जो फर्स्ट एडवांटेज था वो था इनके पास फर्टाइल लैंड। जो इनके पास एरिया था, जिनके हमने यूपी यूनाइटेड प्रोविंस की बात की है, तो एक बहुत ही फर्टाइल एरिया था, जिसकी वजह से इनकी एग्रीकल्चर वगैरह काफ़ी होती थी, और इनका इकोनॉमी वाइज इनका रीजन काफ़ी रिच था। और जो सेकंड रीजन है इनका, वो है आयरन रिसोर्सेज। तो आयरन रिसोर्सेज से क्या बेनिफिट हुआ? जो इस रीजन में आयरन रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा पाए जाते थे, उसका बेनिफिट इनको ये होता था कि ये वॉर टाइम पे इनके जो वेपन्स होते थे और कई चीज़ें जो आयरन मेटल से बनती थी उस टाइम की, इन्होंने इसकी प्रोग्रेस में काफ़ी अच्छी कंट्रीब्यूट किया। और अगर मैं और बात करूं कि जैसे हम देखते हैं कि नॉर्थ वेस्टर्न के नदर्न साइड में सिल्क रूट था। जो सिल्क रूट हमारा चाइना से लेके वेस्ट एशिया को कनेक्ट करता है, वो इनके नदर्न में था। लाइक हम यूपी प्रोविंस की बात कर रहे हैं, तो इनके नदर्न में वो सिल्क रूट था, जिसकी वजह से इनको ट्रेड में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ। तो ट्रेड में कैसे बेनिफिट हुआ इनको? जैसे सिल्क रूट के साथ इनकी अटैचमेंट होगी, तो ये इनका जो रीजन था, काफ़ी एरिया में ये ट्रेड करने लगे और काफ़ी वाइड ये रीजन को इन्होंने फैला दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं गुप्ता एम्पायर के कुछ रीजन्स की बात करूंगा कि इन्होंने कहाँ कहाँ तक रूलर फैलाया ये रीजन्स। तो जो इनका रीजन थे,
प्रयागराज, जिसको हम आज जिसका नाम अभी प्रयागराज दोबारा से शिफ्ट हो गया है, जिसको इलाहाबाद भी कहते थे। तो जो ये मेनली इनका रीजन था हमारा, जो ये वाला रीजन रहता है इंडिया का, तो ये यूपी प्रोविंस है, इसको हम यूपी बोल सकते हैं। तो यूपी और बिहार, अगर मैं बात करूं तो मगधा, मगध में भी इनकी टेरिटरी थी। और सकेता, सकेता ये पूरा रीजन ही इनके पास है, इनका विस्तार इस रीजन में हो गया था। न्यून की वेस्टर्न में भी इनका विस्तार हो गया था इस साइड तक, और ईस्टर्न में भी यहाँ तक का इनका गुप्ता एम्पायर का विस्तार हो गया था। तो हम इनके अब कुछ रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो मेनली इनके रूलर्स थे। इनके जो फर्स्ट रूलर थे वो थे चंद्रगुप्ता। चंद्रगुप्ता एक बहुत ही काबिल रूलर थे इनके, और जो फाउंडर भी बोले जाते हैं गुप्ता एम्पायर के, उनको चंद्रगुप्ता बोला जाता है। सेकंड हेडिंग हम पढ़ेंगे रूलर्स, रूलर्स ऑफ गुप्ता। तो सबसे पहले चंद्रगुप्ता। आप चंद्रगुप्त को चंद्रगुप्त मौर्य से मत कंपेयर करना, क्योंकि चंद्रगुप्त इसको वन भी बोला जाता है, क्योंकि वो मौर्य डायनेस्टी के थे जो फाउंडर थे। ये चंद्रगुप्ता है जिन्होंने गुप्ता डायनेस्टी की फाउंडेशन की थी, ठीक है। और इनके बारे में बता दूं कि इन्होंने एक टाइटल एज्यूम किया था जो मोस्टली आ जाता है महाराजा धीराजा। महाराजा धीराजा का टाइटल जो इन्होंने एज्यूम किया था। और जो इन्होंने अपने एम्पायर को बिल्ड करने के लिए जो पॉलिसीज अपनाई, वो पॉलिसी थी इनकी मैट्रिमोनियल अलायंस। हाँ जी, मैट्रिमोनियल अलायंस, इट मीन्स ये इनकी मैरिज करके इन्होंने जो अपना एम्पायर बिल्ड किया। इनकी मैरिज हुई थी जो लिच्छवी प्रिंसेस थी उनके साथ। एक लिच्छवी प्रिंसेस थी मिथिला की, जो अभी नेपाल में है। मिथिला रूलर्स की बेटी थी, जो अभी करंटली नेपाल में है, जिसका नाम है रुद्रा देवी। इन्होंने रुद्रा देवी के साथ शादी की थी और उस साइड अपना एम्पायर नॉर्थ में बिल्ड किया। और एक बात और है कि इनको रुद्रा देवी के साथ मैरिज करने में प्राउड इसलिए भी था क्योंकि चंद्रगुप्ता थे मेनली वो वैश्य कुल से बिलोंग करते थे। जैसे हमने पढ़ा था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और जो ये प्रिंसेस थी ये क्षत्रिय कुल की थी, और इसलिए इनको इससे शादी करके प्राउड भी फील हुआ था। और जो इन्होंने अपने टाइम पे कुछ गोल्ड कॉइन्स थे, गोल्ड कॉइन्स, फ्रेंड्स ये चीज ध्यान रखना कि गोल्ड कॉइन्स को दिनार्स कहा जाता है, दिनार्स, और सिल्वर को रूपक। ये क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीवियस टाइम में आ चुका है, आप इसको ध्यान रखना। और इन्होंने जो चंद्रगुप्ता और रुद्रा देवी के कॉइन्स भी बनवाए थे, जो गोल्ड कॉइन इशू किए थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम पढ़ेंगे जो हमारे सेकंड रूलर थे। चंद्रगुप्त के बाद आए समुद्रगुप्त। जो चंद्रगुप्त जो गुप्ता डायनेस्टी के सेकंड रूलर थे। समुद्रगुप्त एक ऐसे रूलर थे जो कभी भी हारे नहीं थे। इनके चंद्रगुप्त के बेटे ही थे समुद्रगुप्त, तो उसके बाद ये रूलर बने। इनकी एक खास बात बता दूं कि ये कभी भी हारे नहीं थे। इन्होंने बहुत सारे रीजन को एंकर किए थे, तो इसकी वजह से इनको एक टाइटल मिला था कि इनको
इंडियन नेपोलियन भी कहा जाता है। जैसे नेपोलियन ने बहुत सारा रीजन कॉन्कर किया था और कभी वो हारा नहीं था, तो इनको इंडियन नेपोलियन के नाम से भी समुद्रगुप्त को मेनली जाना जाता है। और जो इनकी पॉलिसीज थी थोड़ी, जो अगर मैं पॉलिसीज की बात करूं, ये अशोका से बिल्कुल कहूँ तो ऑपोजिट थी। क्योंकि जो अशोक थी उसकी अशोक की पॉलिसीज क्या थी कि वो पीस को और नॉन वायलेंस को फेवर करता था, नॉन एग्रेशन पॉलिसीज थी। बट इनकी जो ऑपोजिट में बात करूँ तो इनकी पॉलिसी थोड़ी अग्रेसिव थी और ये कॉन्कर और नॉन वायलेंस नहीं, ये वायलेंस करके कॉन्कर करने में बिलीव करते थे। ठीक है। और अगर मैं इनकी थर्ड बात कर, तो इन्होंने कुछ और टाइटल्स भी थे जो इन्होंने एक्वायर किए थे। लाइक इनको टाइटल की बात करूं और इनको कविराज, क्योंकि इनको थोड़ा पोइट्री वगैरह का शौक था, तो कविराज का टाइटल इन्होंने एक्वायर किया था। और विक्रमा का और विक्रमा, और जो थर्ड टाइटल इन्होंने सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइटल भी है ये जो एक्वायर किया था, सर्वराज ओचचेता। ओचचेता, सर्वराज ओचचेता का जो मीनिंग है हमारा, इसमें मीनिंग होता है इनका जो अप्रूटर ऑफ द किंग्स, यानी कि किंग्स को अप्रूट करने वाले को सर्वराज ओचचेता बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अभी इसमें हमारे जो थर्ड, मेनली अगर मैं समुद्रगुप्त को ओवरऑल कंक्लूड करूं तो जो इनकी पॉलिसी थी अग्रेसिव थी, इन्होंने बहुत सारी टेरिटरीज जीती थी, पर इनकी जो पॉलिसीज रही थी वो अग्रेसिव रही थी। ठीक है। और समुद्रगुप्त के बाद एक इम्पोर्टेंट रूलर आते हैं चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्ता टू। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि चंद्रगुप्ता वन, तो ये चंद्रगुप्ता टू आते हैं, समुद्रगुप्त के पुत्र थे। और इनको जो मोस्टली नेम विक्रमादित्य भी कहा जाता है। विक्रमादित्य क्यों कहा जाता है इनको? क्योंकि इन्होंने बहुत सारे रीजन को कॉन्कर किया था और बहुत सारे रीजन को कॉन्कर करने की वजह से ही इनको रीजन्स का विजेता कहा जाता है। और जो इन्होंने पॉलिसीज थी इनकी चंद्रगुप्त की, इन्होंने कुछ तो रीजन्स को कॉन्क्वेर किया था और कुछ रीजन मैट्रिमोनियल्स के थ्रू, इनके मैरिज के थ्रू इन्होंने एक्वायर किए थे। जो कॉन्क्वेर किए थे इसमें रीजन थे इनके नागाज, जो नागाज का मोस्टली रीजन था वो इन्होंने कॉन्क्वेर किया था। और जो नागाज थे मोस्टली इन्होंने साका नागाज का जो रीजन था वो तो इन्होंने मैट्रिमोनियल्स के थ्रू अचीव किया था। इन्होंने साकाज का किया था। हाँ जी, इन्होंने साका का रीजन कॉन्कर किया था जिसमें साकाज रहते थे। और इन्होंने टाइटल भी आगे लिया था साकारी, साकारी नाम का टाइटल लिया था। और इसके उसमें कुछ कॉइन्स भी इन्होंने सिल्वर कॉइन इसकी कॉन्क्वेर की खुशी में इशू किए थे। और जो मैरिज अलायंस इन्होंने बनाए थे वो बनाए थे इन्होंने नागास के साथ, नागास के साथ और वकाटकास के साथ। वकाटकास के साथ इनकी जो पुत्री थी उसकी शादी हुई थी, तो इन्होंने इनके साथ मैरिज रिलेशन बनाए थे। ठीक है फ्रेंड्स। उनके बारे में एक और चीज बता दूं इम्पोर्टेंट, जो मेहरौली में जो पिलर है, आयरन पिलर बोला जाता है, जो वो भी इनके टाइम पे बनाया गया था। ठीक है, मेहरौली में जो आयरन पिलर है आप नोट कर सकते हैं, इनके टाइम पे बनाया गया था। और जो इनके दरबार में 9 जेवल्स जिनको नवरत्ना भी कहते हैं, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट थे।
अगर मैं नवरत्ना में मोस्टली इम्पोर्टेंट जो नवरत्ना की बात करूं तो कालिदास थे इनके, जिनके दरबारी कवि थे। कालिदास के बारे में हम देखते हैं कि इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं कालिदास ने, जैसे अभिज्ञान, शकुंतला, और भी इन्होंने बहुत सारी बुक्स लाइक मेघदूत, कुमार संभव, कुमार संभव, उसके बाद जो दूसरे थे वो दवंतरी, मोस्टली आ जाता है कि जो दवंतरी थे वो किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो ये सॉरी तो ये दवंतरी मेडिसिन फील्ड से बिलोंग करते हैं। ये एक चिकित्सक थे जो इलाज वगैरह करते थे। तो ये किसके टाइम पीरियड में थे? चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य के टाइम पीरियड में, जो इनके नवरत्न थे उनमें एक थे। और जो इनके नवरत्न में और इम्पोर्टेंट है वो मैं बात करूँ तो शंकु, शंकु इनके राज्य में थे। शंकु के ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है कि शंकु किनके उसके टाइम पीरियड में आते हैं, तो ये नवरत्न थे विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त टू के, जिनको विक्रमादित्य भी बोला जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे इसके बाद कुछ जो इनका मौर्य एम्पायर डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया और कुछ वीक रूलर्स आने स्टार्ट हो गए, तो उनके बारे में लिखता हूँ आपको। इनके बाद कुछ टाइम कुमारगुप्त भी कुछ टाइम रहे, पर वो बहुत ही मतलब ज़्यादा टाइम नहीं रहे और एक वीक रूलर भी थे। और जो इनके लास्ट रूलर थे मेनली वो थे स्कंदगुप्त। जो हमने थर्ड रूलर तक पढ़ा था और जो फोर्थ रूलर थे वो कुमारगुप्त थे। अगर मैं कुमारगुप्त की बात करूं तो इनके टाइम्स पे हुन्स का अटैक होना स्टार्ट हो गया था। हुन्स एक जो ईरान साइड से, पर्शिया साइड से थे इन्वेडर, तो हुन्स का अटैक इनके टाइम पीरियड में होना स्टार्ट हो गया था। इनकी टेरिटरी को नॉर्थ इंडियन साइड से ये चीज़ इन्वेड करने स्टार्ट कर गए थे। और जो इम्पोर्टेंट नालंदा यूनिवर्सिटी है, जो नालंदा यूनिवर्सिटी है बिहार में, वो नालंदा यूनिवर्सिटी कुमारगुप्त के टाइम पे ही बनी थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट कर सकते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी किनके टाइम पीरियड पे बनी थी, तो कुमारगुप्ता के टाइम पीरियड पे बनी थी। और मैं फिफ्थ रूलर की बात करूं, स्कंदगुप्त। ठीक है, ये स्कंदगुप्त फिफ्थ रूलर थे। तो स्कंदगुप्त एक जो गुप्ता एम्पायर के लास्ट रूलर ही थे। और इनकी जो इम्पोर्टेंट अचीवमेंट्स थी, जो हुन्स को इन्वेड हुआ था इनमें, तो इन्होंने हुन्स को हराया था, हुन्स को इन्होंने डिफीट कर दिया था। और उसके बाद धीरे धीरे गुप्ता एम्पायर था वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। तो हम इनके कुछ डिक्लाइन होने के कारण पढ़ेंगे। गुप्तास के डिक्लाइन होने के रीजंस में अगर मैं फर्स्ट रीजन की बात करूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाइक जो इन्वेडर्स थे, इन्वेडर्स के अटैक से ये रीजन थोड़ा वीक हो गया था और वीक होने की वजह से ये डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। और अगर मैं सेकंड रीजन की बात करूं तो जो इनके बहुत सारे फ्यूडल्स थे, फ्यूडल लॉर्ड्स, डिक्लाइन होने की वजह से वो स्ट्रांग हो गए और उन्होंने आगे अपनी टेरिटरी को इंडिपेंडेंट करना स्टार्ट कर दिया। जो फ्यूडल लॉर्ड थे वो इंडिपेंडेंट हो गए थे, तो उसकी वजह से भी इंडिपेंडेंट हो गए थे, तो उसकी वजह से ये रीजन डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम इनके जो गुप्ता एम्पायर है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन का उनके कुछ फैक्टर्स देखेंगे। जो गुप्ता एम्पायर के बारे में हम इनके फैक्टर्स देखेंगे, लाइक इनकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी, सोसाइटी कैसी थी, इकोनॉमी कैसी थी। तो हम गुप्ता एम्पायर के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अब डिस्कस करेंगे।
गुप्ता एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन का जो मेन पॉइंट है वो डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन थी इनकी। जैसे हमने मौर्य एम्पायर में पढ़ा था कि मौर्य एम्पायर में बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन थी, तो गुप्ता एम्पायर के टाइम पे डिसेंट्रलाइजेशन बहुत ज़्यादा लेवल पे डिसेंट्रलाइजेशन थी, और जो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन थी मेनली वो प्रोविंस लेवल पे या फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लोकल लेवल पे थी, ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थी। और जो कुछ ट्राइब्स वगैरह थी वही उनको उनके लोकल्स को संभालने का काम करते थे, और उसके बाद प्रोविंस लेवल पे इनको आगे ऑपरेट किया जाता था। तो अगर मैं प्रोविंस में बात करूं तो इनको 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा था, जिनके नाम है भुक्ति, विषाया, भुक्ति, विषाया। जैसे ये भुक्ति है इनको प्रोविंस भी बोला जाता है, और अगर मैं विषाया की बात करूं तो इसको डिस्ट्रिक्ट मान सकते हैं। लास्ट होता था ग्रामा, जो विलेज होता है, और एक सिटी के लिए इन्होंने एक नेम दिया था, सिटी को बोला जाता था उस टाइम पे विठिका, VITHIKA, विठिका, ठीक है। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मोस्टली इन्होंने ये चीजें यूज की थी। और जो वॉर टाइम पे अगर मैं बात करूं तो रेगुलर आर्मी प्रॉपर, जो सेंटर में कोई रेगुलर आर्मी नहीं थी, तो जो ट्राइब्स थे उनको ही वॉर टाइम पे यूज किया जाता था, और ट्राइब्स वगैरह को ही वॉर टाइम पे यूज ये करते थे, ठीक है। और उसके बाद उसके बाद बात करेंगे इनके कैरेक्टर की। कैरेक्टर्स है ये, लाइक फर्स्ट कैरेक्टर ये था, और सेकंड कैरेक्टर यूज करेंगे सोसाइटी। तो गुप्तास की सोसाइटी कैसी थी हम ये डिस्कस करेंगे। तो हमने ऑलरेडी मौर्य में डिस्कस किया था कि ब्राह्मण्स थे, ब्राह्मण्स उस टाइम पे कास्टिज्म था, 4 पार्ट में डिवाइड था ये वो। तो सेम ही एज इट इज यहाँ पे भी इनकी सोसाइटी में भी जो ब्राह्मण थे उनकी सुप्रीमेसी थी, ब्राह्मण्स को ही सुप्रीम माना जाता था, क्योंकि बहुत सारी ब्राह्मण्स को लैंड वगैरह गिफ्ट करने के एविडेंस मिले। तो इन सारी चीज़ों से हमें पता चलता है कि ब्राह्मण की सुप्रीमेसी थी, ब्राह्मण्स को सुप्रीम माना जाता था, ठीक है। बट इनके टाइम पे जो, अगर मैं और जो वैश्य और क्षत्रिय और वैश्य की बात करूं, जो क्षत्रिय थे और वैश्य थे उनमें थोड़े कुछ डिफरेंस कम हो गए थे। लाइक मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जो चंद्रगुप्त थे वो एक वैश्य थे, और जो जिन्होंने क्षत्रिय वंश की प्रिंसेस से शादी की थी। और जो अगर मैं शूद्रास की बात करूं यहाँ पे, तो शूद्रास को भी कुछ लिबर्टी दे दी गई थी। शूद्रास को जो एपिक्स वगैरह पढ़ने के परमिशन दे दी थी, और उनको कुरान वगैरह पढ़ने की परमिशन भी मिल गई थी, ठीक है। अगर हम वीमेंस की बात करें, वीमेन की बात करें उस टाइम की जो वीमेन थी उसका स्टेटस डिक्लाइन हो गया था। स्टेटस डिक्लाइन में जैसे उनको पॉलीगैमी बहुत ज़्यादा लेवल पे हो गई थी, पॉलीगैमी बहुत ज़्यादा होने लगी थी उस टाइम पे। और पॉलीगैमी के साथ साथ जो वीमेंस थे उनको थोड़ा स्लेवरी टाइप में भी यूज करने लग गए थे, और उनको जैसे सती के यहाँ पे लास्ट में अगर मैं गुप्ता की बात करूँ तो सती के भी कुछ एविडेंस मिले हैं कि जैसे जो वीमेन होती है उसको अपने हस्बैंड के साथ ही लाइक उसकी डेथ के बाद उसके साथ ही जला देने की जो प्रोसेस है उसको सती कहते हैं, उसके एविडेंस भी यहाँ पे मिले हैं। और उनको राइट टू प्रॉपर्टी है, जो वो राइट टू प्रॉपर्टी उनको नहीं था उस टाइम पे। इससे हमें पता चलता है कि जो उस टाइम की वीमेन थी उसकी कंडीशन बहुत डाउन थी। और अगर मैं थर्ड कैरेक्टर की बात करूं तो इकोनॉमी,
इकोनॉमी कैसी थी इनकी। हाँ, अगर मैं बात करूँ गुप्ता एम्पायर की कंपैरिजन में, गुप्ता एम्पायर में मौर्य के कंपैरिजन में जो टैक्सेस वगैरह थे वो थोड़े लीनियंट थे। वैसे टैक्स के नाम पे इनके टैक्सेस जो वसूले जाते थे वो 1/6 पार्ट होता था जो पीजेंट से लिया जाता था उनकी कल्टीवेशन का, ठीक है। और कुछ और भी थोड़े बहुत एक्स्ट्रा टैक्सेस थे जो लाइटली लगाए जाते थे उन पे। इनको हम जो ये टैक्स पीजेंट से लिया जाता था इनको भागा बोला जाता है, भागा। और एक टैक्स था बाली, ये नेम आप ध्यान में रखना क्योंकि इस नेम से भी कुछ कई बार पूछा जाता है कि बागा किसको बोला जाता। तो जो 1/6 ये पीजेंट से टैक्स लेते थे उसको बागा कहते थे। और बाली एक इनिशियली तो वॉलंटरी टैक्स था ये जो देना होता था, बट वॉलंटरी कुछ लोग राजा को वेट करते थे, बट बाद में इसको कंपलसरी कर दिया था, ठीक है। बाद में ये कंपलसरी हो गया। और जो एक थर्ड टैक्स है वो उपारिकारा। उपारिकारा क्या था कि ये कुछ एक्स्ट्रा टैक्सेस थे जो एक्स्ट्रा टैक्सेस ले जाते थे, ठीक है। अगर इकोनॉमिकल वाइज में बताऊँ आपको तो इनकी जो लैंड थी उनको 5 पार्ट में डिवाइड किया हुआ था, लैंड को 5 पार्ट्स में, जिनके नेम है क्षेत्र, खेला। क्षेत्र जिनको बोला जाता था, क्षेत्र में जो कल्टीवेट लैंड थी उसको बोला जाता था, केला जो वेस्ट लैंड होती है उसको बोला जाता था। और जो थर्ड पे वास्तु, चारागाह। वास्तु होती है जहाँ पे जो हैबिटेबल लैंड होती है उसको बोलते हैं हैबिटेबल लैंड को वास्तु। और चारागाह क्या होता है, चारागाह जहाँ पे जो पैस्टोरल लैंड्स होती है उनको चारागाह बोलते हैं। और जो लास्ट है वो है अप्रहता। अप्रहता बोला जाता था फॉरेस्ट लैंड, अप्रहता बोला जाता था जो फॉरेस्ट लैंड होती थी हमारी, उसको अप्रहता बोला जाता। तो ये हमने डिस्कस की इसकी इकोनॉमी। अब लास्ट में हम डिस्कस करेंगे जो कल्चर था इनका। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कल्चर की तो मौर्य टाइम पे आर्ट एंड कल्चर बहुत ज़्यादा वो हुआ था ग्रो। और गुप्ता टाइम का जो टाइम पीरियड है इसमें भी आर्ट एंड कल्चर उनसे भी ज़्यादा ग्रो हुआ था, इसलिए मे बी इनको गोल्डन पीरियड भी इसमें आर्ट की ग्रो की वजह से ही बोला जाता है। तो जो इसमें आर्ट में हम डिस्कस करें इसमें रॉक कट केव्स, जो यहाँ की रॉक कट केव्स थी, इनके रॉक को कट करके जो केव्स बनाई जाती थी। लाइक इनके एग्जांपल्स हम देख सकते हैं जो अजंता और एलोरा की केव्स हैं। अजंता एलोरा की इम्पोर्टेंट केव्स हैं, आप याद रखना, ये महाराष्ट्र में है। और जो एक बागा केव्स हैं, बागा केव्स बोला जाता है, ठीक है। बागा केव्स भी इस टाइम की बहुत इंपॉर्टेंट केव्स हैं जो कहाँ पे हैं, ये पाई जाती है एमपी में। भाग केव भी बोला जाता है इनको, भाग केव एमपी में, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। और रॉक कट के अलावा जो इनके जो टेम्पल्स थे वो आर्किटेक्चर में जो टेम्पल्स थे वो भी बहुत फेमस थे। लाइक इनमें जो टेम्पल का स्टाइल है उसको नागरा स्टाइल बोला जाता है। जो नागरा स्टाइल है वो टेम्पल का जो नॉर्थ इंडिया में होता है उसको नागरा बोलते हैं। और जो इनके साउथ इंडिया के टेम्पल्स थे उनको द्रविड़न स्टाइल बोलते हैं। और जो इनका मिक्सचर है दोनों का, द्रविड़ और नागरा का, उसको हम वेसारा स्टाइल बोलते हैं। तो फ्रेंड्स इनके कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं जिनके बारे में लिख देता हूँ अभी। दशावतार टेम्पल, जो दशावतार टेम्पल है इनका इम्पोर्टेंट है। और कुछ सीता टेम्पल है इनका, विष्णु टेम्पल है, कृष्णा टेम्पल है,
कृष्णा टेम्पल है इनका। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट टेम्पल्स हैं जो इनकी आर्ट में थे। और इनमें कुछ स्तूपा का भी मिला है। जो अगर मैं बात करूँ स्तूप, जैसे बुद्धिज्म के स्तूप रेलिक्स बुद्धिज्म को बोलते हैं, तो सारनाथ वगैरह में इनके बहुत सारे स्तूपा और बहुत सारी और जगह पे भी इनके कल्चरल एविडेंसेस मिले हैं। ठीक है। और जो स्कल्पचर की बात करूं तो जो स्कल्पचर का शिफ्ट था वो गंधारा रीजन से शिफ्ट होके, जो मेनली स्कल्पचर के मामले में रीजन जो इनके सिटीज थे लाइक बनारस, पाटलिपुत्र, इनके कल्चर में काफ़ी फेमस सिटीज हमें जाते हैं। ठीक है। ये तो हमारा एंड होता है गुप्ता एम्पायर। इसके बाद हम पढ़ने वाले अभी पोस्ट गुप्ता। तो गुप्ता जैसे मैंने पढ़ा था कि लास्ट रूलर इनका स्कंद गुप्ता था, उसके बाद कुछ इनके डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। और डिक्लाइन के साथ हमने रीजंस भी डिस्कस किए थे कि फॉरेन इन्वेडर्स का अटैक हुआ था और जो उनके फ्यूडल्स थे वो थोड़े स्ट्रांग हो गए थे, इंडिपेंडेंट हो गए थे, तो इसकी वजह से एम्पायर आया। अब हम पढ़ने वाले हैं पोस्ट गुप्ता, या जिसको हम मौर्यन एम्पायर भी बोलते हैं। सॉरी, पोस्ट गुप्ता जिसको हम वर्धन एम्पायर भी बोलते हैं। और जो पुष्यमित्र थे, पुष्यमित्र, इसको पुष्यवती एम्पायर भी उसके उनकी वजह से बोला जाता है, वो इनके फाउंडर थे पुष्यमित्र। तो पुष्यमित्र क्या थे? पुष्यमित्र जो गुप्ता के आगे फ्यूडेटरीज थे वो थे, और फ्यूडेटरीज ने इंडिपेंडेंट हो के उसके बाद आगे अपना पोस्ट गुप्ता बोलते हैं उनको, या फिर हम वर्धन डायनेस्टी भी बोलते हैं। ठीक है। जो इनका टाइम पीरियड है डायनेस्टी का 550 से लेके 647 एडी तक है। 647 में इनके जो महान रूलर थे हम पढ़ेंगे हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की डेथ के साथ ही ये जो एम्पायर था वो मोस्टली डिक्लाइन हो गया था। ठीक है। तो जो हम इनके जो फर्स्ट एम्परर रूलर थे वो है पुष्यमित्र। ये फाउंडर थे इस डायनेस्टी के। ये एक्चुअली इनके जो गुप्तास थे उनके फ्यूडेटरीज होते थे। तो जैसे गुप्ता डिक्लाइन हुआ उसके बाद इन्होंने अपना वर्चस्व जमाना स्टार्ट कर दिया। जो इन्होंने मेनली ये रीजन था जो स्टैब्लिश किया पोस्ट गुप्ता के बाद, थानेसर को इन्होंने अपनी कैपिटल बनाया। जो थानेसर आज के टाइम पे जिसको कुरुक्षेत्र भी बोला जाता है, कुरुक्षेत्र हरियाणा में है ये कुरुक्षेत्र। तो इन्होंने उस चीज को अपनी कैपिटल बनाया। और जो सेकंड हम डिस्कस करूँ, जो इनके सेकंड महान रूलर हुए हैं हर्षवर्धन। ठीक है। तो जो हर्षवर्धन रूलर रहे हैं इनके बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे इस वर्धना डायनेस्टी के। और इनके कुछ इवेंट्स हम डिस्कस करेंगे कि जैसे जो इन्होंने स्टार्ट किया था, इनके भाई थे राजा वर्मन। तो राजा वर्मन को मारने के बाद ये गद्दी पे बैठे थे हर्ष। ठीक है। और इन्होंने कन्नौज को क्या किया था? यूनाइटेड किया था। जो कन्नौज था, कन्नौज को इन्होंने क्या किया था? यूनाइटेड किया था। बट इनको सेटबैक्स तब लग गया था जब इनकी चालुक्य के साथ सेटबैक हुए थे। ये जब इनकी चालुक्यास थे, चालुक्य किंग था पुलकेशन II। तो पुलकेशन के साथ इनकी वॉर हुई थी नर्मदा रिवर पे। तो इन्होंने जो पुलकेशन है चालुक्य ने डेक्कन पे कब्जा कर लिया था, जो हर्षवर्धन के उसके बाद डिक्लाइन होने का कारण भी बना।
और चालुक्य ने इसको एक टाइटल दिया था जो हर्षवर्धन को उन्होंने दिया था, चालुक्य ने लैंड ऑफ मतलब लॉर्ड ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया का इनको लॉर्ड का टाइटल भी था जो इनको चालुक्य ने दिया था। ठीक है फ्रेंड। और इनके टाइम की बात करूं तो इनके टाइम में एक फेमस जो चाइनीज था ह्यूनसेंग, जो फेमस चाइनीज था ह्यूनसेंग। दो ही चाइनीज का यहाँ पे जिक्र होता है। एक तो फर्स्ट फाइयान था जो सॉरी भूल गया डिस्कस करना, फाइयान के टाइम पीरियड में आया था चंद्रगुप्त टू के, यानी कि जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे उनके टाइम पीरियड में फाइयान आया था। ये क्वेश्चन आता है। और जो ह्यूनसेंग था ये भी चाइनीज था, ये हर्षवर्धन के टाइम पे आया था। और इसके आने की खुशी में इन्होंने क्या किया था, जो कन्नौज असेंबली है, कन्नौज असेंबली इन्होंने बुलाई थी। और इसमें इन्होंने जो बुद्धिज्म के महायान है, महायान बुद्धिज्म में जो पार्ट है, महायान का पार्ट है, जैसे हीनयान महायान में बुद्धिज्म डिवाइड है, तो बुद्धिज्म के इस चीज की प्रमोशन किया था। ठीक है, कन्नौज असेंबली इन्होंने ह्यूनसेंग के आने की खुशी में बुलाई थी। और जो एक दूसरी असेंबली का जिक्र होता है यहाँ पे, प्रयाग असेंबली। प्रयाग असेंबली थी वो उसका रिलेशन है फेस्टिवल जो प्रयागराज में मनाया जाता है कि लाइक जो गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है उस वहाँ पे, तो उस चीज को एक एज ए फेयर की तरह ट्रीट किया जाता है यहाँ पे, तो फेस्टिवल मनाया जाता है। और अगर मैं लास्ट में इनकी एक जो बायोग्राफी है वो है हर्षचरिता। वो इनके दरबारी कवि थे एक बानवट, जो इनके दरबारी कवि थे बानवट, उन्होंने इनकी जो बायोग्राफी लिखी थी वो हर्षचरिता। ठीक है फ्रेंड, ये हमने इनके बारे में पढ़ा जो पोस्ट गुप्ता थे नदर्न इंडिया के। अब हम कुछ पढ़ेंगे जो जैसे हमने नदर्न इंडिया में डिस्कस किया गुप्ता और मौर्य, तो इनके जो कंटेम्परेरी थे साउथ इंडिया में क्या चल रहा था, तो कुछ हम साउथ इंडिया का भी देखेंगे। सॉरी, ये आपने आई थिंक नोट कर लिया होगा, नहीं तो वीडियो को बैक करके इसको देख लेना। मैं इसमें बात करता हूँ डेक्कन की और नीचे उसके बाद साउथ इंडिया की, स्टेट्स ऑफ साउथ इंडिया की। तो ये मोस्टली डेक्कन पे जैसे कि हमने डिस्कस किया था अभी चालुक्य थे, जिनने हर्षवर्धन से नर्मदा रिवर पे हर्ष को हरा के डेक्कन पे कब्जा कर लिया था। और इनका जो महान राजा था वो था पुलकेशन टू, जो चाणक्य का महान राजा था जिसने हर्ष को हरा के डेक्कन पे कब्जा किया था। और इन्होंने इनको मोस्टली बोला जाता है, इनकी जो कैपिटल थी उसका नाम था बदामी, जो उसके बाद इन्होंने बनाई थी बीजापुर में जो कर्नाटका में है। ठीक है, जो कैपिटल थी बदामी। और अगर मैं इनके टाइम के कुछ आर्किटेक्चर की बात करूं, जो चाणक्य के टाइम पे आर्किटेक्चर था, तो जो चाणक्य का मेनली आर्किटेक्चर माना जाता है वो इनका विसारा स्टाइल आर्किटेक्चर, इन्होंने विसारा स्टाइल की इन्होंने शुरुआत की थी। कैसे, क्योंकि जो इनका रीजन था यहाँ पे ये पाए जाते थे मोस्टली, अगर मैं बात करता हूँ इंडिया में, तो ये डेक्कन रीजन था, यहाँ पे ये पाए जाते थे। और जो इनका नदर्न रीजन और सदर्न रीजन से जो मिक्स करता था, तो इन्होंने जो विसारा स्टाइल आर्किटेक्चर है हमारा, टेम्पल आर्किटेक्चर है जो नदर्न इंडिया और सदर्न इंडिया के मिक्स में ये बना हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स,
और हाँ जी, तो इनका जो चालुक्य डायनेस्टी क्या हुई थी, चालुक्य डायनेस्टी का जो लास्ट में बात करता हूँ, एक पल्लवा रूलर थे नरसिंहवर्मन, तो उन्होंने, नरसिंहवर्मन थे पल्लवा रूलर, पल्लवास थे, तो इन्होंने हरा के क्या कर दिया था, जो हमारे सेकंड हम पढ़ेंगे इसमें पल्लवाजी, इन्होंने इनको हरा के उसके बाद पल्लव डायनेस्टी की स्थापना की थी। ठीक है, तो अगर इसके बाद हम पल्लवास के बारे में देखें तो ये कुछ ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल थे, पर इस टाइम पे बुद्धिज्म का कुछ इन्होंने प्रचार फिर भी किया। ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल, ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स थे, उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, बट बुद्धिज्म का यहाँ पे इस टाइम पे प्रचार हुआ, ये बुद्धिज्म को भी मानते थे। तो जो इनकी फाइट हुई थी वो रीजन क्या था, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे ये कृष्णा है और ये तुंगभद्रा है, तो जो ये रीजन था मेनली कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में, तो जो चालुक्यास थे उनके और ये पल्लवास थे, चालुक्यास वर्सेस पल्लवा के बीच में, इनमें इस रीजन के रिगार्डिंग जो कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में था उसमें स्ट्रगल चली। लास्ट में हमने देखा कि पल्लवास इस रीजन पे कॉन्कर कर गए। और जो नरसिंहवर्मन था उन्होंने, जो ये कैपिटल थी, इनको बादामी और इनको बतापी भी बोला जाता है, तो बतापी तो इन्होंने कब्जा कर लिया था इनकी कैपिटल पे, और एक टाइटल लिया था बतापी कोंडा, यानी कि वितापी को कॉन्कर करने वाला, वितापी का विजेता, तो एक टाइटल इन्होंने लिया था। ठीक है, और अगर हम लास्ट में पल्लवा आर्ट की बात करें, पल्लव जो नीचे थे उसके बाद इन्होंने पल्लव आर्ट के टाइम पे इन्होंने जो द्राविडियन टेम्पल से मोनली द्राविडियन कल्चर को फॉलो करते थे ये लोग। ठीक है, तो इनका जो द्राविडियन स्टाइल था टेम्पल में, इनके जो टेम्पल है मेनली द्राविडियन स्टाइल्स के। और जो स्कल्पचर्स करें तो बुद्धिस्ट के भी काफ़ी इनके टाइम पे स्कल्पचर्स मिले बुद्धिज्म। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके साथ हमारी एंशिएंट इंडिया फिनिश हो जाती है। तो मैं आपको एक बार और कहना चाहूँगा कि ये एंशिएंट इंडिया आपने 5 लेक्चर में कवर किया है फ्रेंड्स। अगर आपको इस लेक्चर्स के बारे में जानना है तो एक्चुअली आप एक बार एंशिएंट इंडिया को पढ़ के देखना, जो तो हिस्ट्री की आप RS शर्मा से पढ़ सकते हो, तो आपको इसकी क्वालिटी के बारे में पता चल जाएगा कि ये लेक्चर थे क्या क्वालिटी से हमने डिलीवर किया है। और जो हम कल हम मिडिवल स्टार्ट करेंगे, और मैं अपनी कमिटमेंट पे पूरा रहूँगा कि जैसे मैंने स्टार्टिंग के फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि हम 5 लेक्चर में ही अपनी एंशिएंट इंडिया कवर कर देंगे, और इसके बाद मिडिवल स्टार्ट करेंगे। और लेक्चर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि कभी मिस ना हो, कभी बहुत ही कभी अर्जेंट काम हो जाता है तो मे भी मिस हो सकता है, बट ये लेक्चर कभी भी मिस नहीं होगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। बट जैसे कि मैंने इसमें स्टार्टिंग में बताया था कि ये चैनल मेरा अकेले का नहीं है, अपना है, क्योंकि हमारा जो मोटो है वो एजुकेशन को स्प्रेड करना है। तो कोई पेड कोर्स हम यहाँ पे नहीं लेंगे, सब सारे कोर्सेज फ्री होंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। ये इन्फॉर्मेशन आपको जो अंडरस्टैंडिंग के साथ हम बैकग्राउंड क्लियर कर रहे हैं, आपको एक हेल्प करेगा एक व्यू बनाने में, जो आपका बहुत अच्छा व्यू एक बना देगा, जो कभी भी आप कोई भी बुक पढ़ोगे तो वो आप प्रॉपर अंडरस्टैंड करोगे, प्रॉपर क्लियर उसको आपको उसकी समझ आएगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आप ये एंशिएंट इंडिया को पूरा अच्छे से समझ गए होंगे, और जिसका कोई लेक्चर छूट गया है तो वो दोबारा भी रिपीट करके लेक्चर्स को देख सकता है। तो कल से हम मिडिवल स्टार्ट करेंगे। ये एंशिएंट इंडिया के लिए ऑल द बेस्ट, और मिडिवल के लिए हम कल से आएंगे। तो फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।